Hello my dear friends, welcome once again in our tutorial. Today we are going to discuss about the UV visible spectroscopy. UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आज हमें पढ़ना है। मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ ज़्यादातर बच्चों को इस टॉपिक पर प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है और मुझे लगता है कि और भी इंस्टीट्यूट में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ ये कम ही समझ में आता है। So be careful, watch my video, and after watching this video you are able to understand what is the UV visible spectroscopy. Okay, let's start. UV visible spectroscopy क्या है? इसको समझने से पहले हमको एक लॉ समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बियर्स एंड लेम्बर्ट्स लॉ। ये लॉ आपको समझ में आ जाएगा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये बियर्स और लेम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है? बियर्स एक दो साइंटिस्ट थे, लेम्बर्ट्स दो थे। सबसे पहले बियर्स ने बताया कि जब कोई पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट किसी सॉल्यूशन से पास की जाती है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। क्लियर? मान लीजिए हमने एक इंटेंसिटी की लाइट, एक पर्टिकुलर स्पीड की लाइट जा रही है, बीच में एक सॉल्यूशन रख दिया, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो होगा क्या? ये जो इंटेंसिटी है, ये जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स है उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। कम कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल कम है तो कम एब्जॉर्ब होगा और बाकी सारा बाहर निकल जाएगा। यानी ये लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हुई और वो आगे चलेगी। तो इंटेंसिटी, क्योंकि कम मॉलिक्यूल थे तो इंटेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में बढ़ गए तब क्या होगा? तब इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट का एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मॉलिक्यूल थे, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब की उन्होंने, और ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो लाइट बाद में पास हुई, उस सॉल्यूशन के बाद जो लाइट पास हुई उसकी इंटेंसिटी कम थी एज कम्पेयर टू जब हमने उसको छोड़ा था सोर्स से। तो ये बियर्स ने बोला कि भाई द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और बियर्स ने बोला कि द इंटेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर photochromatic beam is depend on the concentration of the solution. If concentration will increase, the intensity will decrease. It means the intensity of light is inversely proportional to the concentration. ये बोला बियर्स ने। Intensity of light is inversely proportional to the concentration. लेम्बर्ट्स ने क्या बोला कि हमने जो सॉल्यूशन रखा है वो किस मीडियम में रखा हुआ है, क्या वो प्लास्टिक का मीडियम है, क्या वो ग्लास का मीडियम है, जैसे कि हम क्यूवेट्स में रखते हैं सॉल्यूशन। तो अगर ये ग्लास का मीडियम है तो ग्लास की थिकनेस क्या है? अगर ज़्यादा थिक होगा तो इंटेंसिटी कम करेगा, अगर कम थिक होगा तो इंटेंसिटी बढ़ाएगा या उतनी ही रखेगा जितनी हमने भेजी थी। तो इट इज़ डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मीडियम, इट मीन्स L. So the intensity of light is depend on the concentration of the solution and the length of the medium. ये हुआ बियर्स और लेम्बर्ट्स लॉ। क्या? the intensity of monochromatic radiation is depend upon the concentration of the medium
as well as the thickness or the length of the medium, the concentration of the solution or medium as well as the thickness of the medium. तो ये है बियर्स और लेम्बर्ट्स लॉ. अब बियर्स और लेम्बर्ट्स लॉ के थ्रू हम बताएंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. तो स्टार्ट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसका एक दूसरा नाम भी लिखते हैं जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी ये टर्म थोड़ा नया है. स्पेक्ट्रो का मतलब होता है कि बैंड्स. जैसे हमने लाइट मारी, ये लाइट मारी, हमारी जो शेडो दिखाई दे रही है, फिंगर्स दिखाई दे रही है, शेडो. ये शेडो क्या है? ये एक तरह का बैंड है. ऐसे ही जब हम मॉलिक्यूल पर रोशनी डालते हैं, लाइट देते हैं, तो कुछ बैंड दिखाई देते हैं. कहीं कलरफुल बैंड दिखाई देंगे, कहीं रेड ब्लैक एंड वाइट बैंड दिखाई देंगे. जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें ब्लैक एंड वाइट बैंड दिखाई देते हैं. उनकी एक सीरीज बना दी गई है, लाइमन, पाशर, बामर, लाइक दैट. वो सारे क्या है? वो स्पेक्ट्रा है. उनसे हम मॉलिक्यूल की पहचान करते हैं कि मॉलिक्यूल कौन सा है, और उनके बारे में जानना, उनको मेजर करना स्कोपी कहलाता है. इस तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाए. तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका दूसरा नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसी से समझ में आ रहा है कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल्स के मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे. मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कैसे लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसा कि नाम है, यूवी आपने सुना है, सनलाइट जो होती है उसमें यूवी रेज होती है. यूवी यानी जो कि हम, जिसको कि हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो कि कलरलेस है, इसमें कलर नहीं है, जो ब्लैक एंड वाइट दिखता है. यूवी जो सनलाइट को आप एज यूजुअल नहीं देख पाते, वो तो थ्रो होती है इस पर, तो समझ में आता है कि सनलाइट थ्रो हो रही है. अदरवाइज तो यूवी क्या है? कलरलेस. कलरलेस यानी कौन से कंपाउंड कलरलेस होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेचुरेटेड बॉन्ड हो. सेचुरेटेड का मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड, जैसे कि जिनके पास सिग्मा बॉन्ड हो, जैसे कि हमने बोल दिया CH4 या CH3. ठीक है, इनके पास सिग्मा बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या कहलाए? सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या कहलाया? CH4 क्या कहलाया? ये यूवी रेंज में आने वाला कंपाउंड कहलाया, कलरलेस कंपाउंड कहलाया. ठीक है. अब हमारे पास कलरफुल कंपाउंड है. कलरफुल कंपाउंड किसकी वजह से होते हैं? कलरफुल कंपाउंड होते हैं ड्यू टू द कंजुगेशन. कंजुगेशन यानी जिसमें डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड का रोटेशन हो, उसको बोलते थे कंजुगेशन, रेजोनेंस. तो जहाँ डबल बॉन्ड होंगे वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड भी कहलाएंगे और वो कलरफुल होंगे. यानी जहाँ पाई बॉन्ड होगा वो कलरफुल कंपाउंड है. ठीक है. या जहाँ नॉन बॉन्डेड एलिमेंट्स होंगे वो कलरफुल कंपाउंड होंगे. ठीक. अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या कर रहे हैं? यूवी जहाँ कलरलेस कंपाउंड आएंगे, विजिबल जहाँ कलरफुल कंपाउंड आएंगे. विजिबल यानी विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट. ओके. तो ये सारे काय में आएंगे? ये सारे आएंगे विजिबल रीजन में. तो विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक. अल्ट्रावायलेट रीजन कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक. ठीक है. तो अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई ये चीज़ें रहती है. इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो इसका जो प्रिंसिपल है ये होता है कि व्हेन द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन और पर्टिकुलर इंटेंसिटी of light, then
its electron get excited and it's moving from lower to higher energy state or ground to excited state. When they are going to ground to excited state, they are emitted the spectra, that is called, they are showing the spectra, that is called the absorption spectra during the transition. Same like that, when they are coming from the excited to ground state, again they will show the spectra, that is called the emission spectra. पहली बार जब वो जा रहे थे तब वो एब्जॉर्प्शन कर रहे थे लाइट का, जिस वजह से वो ऊपर एनर्जी लेके जा रहे थे, तब वो स्पेक्ट्रा शो कर रहे थे, उसको हमने बोला था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब वो एक्साइटेड स्टेट पे चले गए, हमको मालूम है कि भाई एक्साइटेड स्टेट पे मॉलिक्यूल गया है तो वहाँ अनस्टेबल हो गया है, वो उसको स्टेबली तो ग्राउंड स्टेट में ही मिलती, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो थोड़ी देर वाइब्रेट करेगा, थोड़ा रोटेट करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और फिर वापस जब उसकी एनर्जी कम होने लगेगी तो ग्राउंड स्टेट में आने लगेगा। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा उस दौरान वो फिर से स्पेक्ट्रा शो करेगा, उसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसको, इन सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड में आता है और एक्साइटेड से यानी वाइस वर्सा करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो किसी मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वही यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे हो सकता है? अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसमें क्या हो रहा है, दो चीजें मिल रही है, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वजह से ही इसका नाम रखा गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में आप सिंपली बता देते हो, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है तो वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल कहलाएगा। तो अब ये कौन कौन से मॉलिक्यूल, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है सिग्मा, सिग्मा स्टार में, दूसरा हो सकता है पाई, पाई स्टार में, और तीसरा हो सकता है नॉन बॉन्डेड पाई स्टार में या नॉन बॉन्डेड सिग्मा स्टार में। जनरली नॉन बॉन्डेड पाई स्टार में होता है। तो ये तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि हमने एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ किया लाइक दिस। यहाँ हमने लिख दिया है एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे है उसके ऑर्बिटल। ओके, तो एनर्जी और उसके ऑर्बिटल। अब कैसा क्या होगा इसमें, नीचे हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब देखिए, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, और ये हो गया नॉन बॉन्डेड। फिर ये पाई स्टार और ये सिग्मा स्टार। सबसे पहले सिग्मा और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार। क्यों? क्योंकि सिग्मा की एनर्जी यानी सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा है। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जब मिलेगी उसको तब सिग्मा का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड पे जाएगा, ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी तो सिग्मा का नहीं जाएगा एक्साइटेड पे। ठीक है, तो ट्रांजिशन कैसे होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा, पाई से पाई स्टार हो जाएगा, एन से पाई स्टार हो जाएगा, और एन से सिग्मा स्टार भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो प्रिंसिपल है उसको हमने डायग्रामेटिकली समझाया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया आपने। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म जो है इसी में है, वो है क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं? क्रोमोफोर
क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल और फोर्स का मतलब होता है कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो कि कलरफुल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोफोर्स। जैसे कि अमाइनो ग्रुप हमारा, ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो होता है वो येलो कलर होता है। अब अगर किसी अमाइनो ग्रुप को वो हमने ऐसे कंपाउंड में ऐड कर दिया जो कि कलरलेस है, जो कि यूवी रीजन में दिखाई देता है, अब चूंकि वो येलो है तो वो क्या करेगा, उसकी वेवलेंथ बढ़ा देगा। जो कंपाउंड हमको 200 नैनोमीटर पर दिखाई दे रहा था, अब वो कंपाउंड हमको 460 नैनोमीटर पर दिखाई दे रहा है, यानी ये यूवी से उठ के विजिबल में आ गया। इसका मतलब उसकी वेवलेंथ बढ़ गई। तो जो कंपाउंड्स दूसरे कंपाउंड में इन्वॉल्व होके उनकी वेवलेंथ बढ़ा देते हैं, ऐसे कंपाउंड क्रोमोफोर कहलाते हैं। और ये जो क्रोमोफोर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक क्रोमोफोर होता है जो कि पाई पाई स्टार ट्रांजिशन करता है, कलरफुल है तो पाई तो रहेगा ही, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन करता है। और दूसरा क्रोमोफोर होता है जो एन पाई स्टार ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो दो तरह के क्रोमोफोर्स हैं। जैसे पाई पाई स्टार वाले इथाइलिन हो गए, और एन पाई स्टार वाले कौन से हो जाएंगे, एन पाई स्टार वाले हो जाएंगे कार्बोनाइल ग्रुप या नाइट्राइल्स, कार्बोनाइल और नाइट्राइल, ओके। तो ये क्रोमोफोर्स हो गए। इसी में एक टर्म आती है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होता है? ऑक्सोक्रोम ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कलर एनहांसिंग होते हैं, यानी जो कि कलर को एनहांस कर देते हैं। और जो मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसकी वेवलेंथ आती है 635 नैनोमीटर पर, अब अगर हमने इसमें ऑक्सोक्रोमिक कंपाउंड मिला दिया तो ये इसकी वेवलेंथ को कम कर देगा। यानी पहले रेड कलर के आसपास आ रहा था ये, अब ये आ जाएगा किसके पास, वायलेट के आसपास या ब्लू के आसपास आ जाएगा, यानी इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ऐसे कंपाउंड कौन होते हैं? ऐसे कंपाउंड में आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो ये सारे आ जाते हैं इसमें ऑक्सोक्रोम में, ठीक है। अब आते हैं हम इसके स्कीमेटिक डायग्राम में। स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखें एक सोर्स रहेगा जहाँ से कि मोनोक्रोमेटिक बीम पास की जाएगी। ये जो सोर्स है ये HNO के फॉर्म में जाती है, बीच में एक फिल्टर लगा होता है जहाँ से फिल्टर होते जाइए, ठीक है। यहाँ पे स्लिट लगी रहती है, एंट्रेंस स्लिट इसको बोलते हैं, एंट्रेंस स्लिट ये कर दिया हमने। फिर यहाँ जो रहेगा सैंपल रखने के लिए होल्डर रहेगा, और यहाँ पे जो है रेफरेंस रखने के लिए होल्डर। रेफरेंस का मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है वो सॉलिड में है, तो वो जिसमें डिजॉल्व होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो एज अ रेफरेंस लिया जाता है। तो वाटर में डिजॉल्व हो रहा है तो वाटर रेफरेंस हो जाएगा और यहाँ कंपाउंड हो जाएगा। रेफरेंस इसलिए लिया जाता है ताकि उसके जो बैंड्स हैं वो दिखाई ना दे, हमें सिर्फ कंपाउंड के बैंड दिखाई दे, इसलिए रेफरेंस लिया जाता है। फिर ये जो रेफरेंस है ये फोटो या मोनोक्रोमेटर से जुड़ा होता है, मोनोक्रोमेटर, ठीक है। यानी यहाँ पे इंटेंसिटी पता चल जाती है लाइट की कि इंटेंसिटी क्या है। यहाँ पे फिर एम्पलीफायर होता है, ठीक है। और आखिरी में जो है वो रिकॉर्डर होता है जिसमें कि इस तरह की पीक दिखती है, बोलते हैं रिकॉर्डर। तो ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे। ये जो रिकॉर्डर हमें मिला है ये सब हम, ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी, ठीक है।
अब हम इसके बाद बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी में क्या क्या है? थ्योरी में सबसे पहले तो हम इस पीक की बात कर लेते हैं। ये जो पीक आई है कैसे आई है? ये जो पीक आई है ये आई है बिटवीन एब्जॉर्प्शन, जिसको एप्सिलॉन से शो करते हैं, और वेवलेंथ, इनके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दिख रहा है, इसको हम ई मैक्स लिख सकते हैं, और मैक्सिमम वेवलेंथ भी दिखाई दे रही है, जिसको हम लैम्डा मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ वेवलेंथ मैक्सिमम हो वहाँ लैम्डा मैक्स, जहाँ पे एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम हो वहाँ पे ई मैक्स। ठीक है, तो कहाँ लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या कहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा? तो जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है जो कि रेड कलर का है, हमें नहीं मालूम उस कंपाउंड के अंदर कौन से मॉलिक्यूल है या कौन सा कंपाउंड, उसका हमने डिटेक्शन किया है थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। उसने अलग अलग कंसंट्रेशन के हमने सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन के थ्रू हमको ये पीक आई, ये इस तरह की पीक दिखाई दी। इस पीक में हम क्या देखेंगे कि कौन सी पीक सबसे हायर पॉइंट पर है और सबसे हायर एब्जॉर्प्शन पर दिखाई दे रही है, और उसकी वेवलेंथ क्या है। यानी यहाँ से हम वेवलेंथ मेजर कर लेंगे, यहाँ वेवलेंथ दिखा जाएगी, यहाँ एब्जॉर्प्शन दिख जाएगा कितना है। जो हाईएस्ट होगा उसको हम मेजर कर लेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि उस कंपाउंड का जो रेड दिख रहा था है ना, उसका अराउंड कहाँ आना चाहिए, 720 नैनोमीटर के आसपास आना चाहिए रेड कलर। तो वो कंपाउंड हम देखेंगे कि 700 के आसपास ही कहीं पर दिखाई देगा। इस तरह से हम उस कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड की क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में कितनी है। ये लैम्डा मैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, यानी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है? तो इसमें जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच, तब आप देखेंगे यहाँ पे 4 शिफ्ट होती है। एक होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्बेंस तो हायर होता है, साथ में जो वेवलेंथ होती है वो भी हायर की तरफ मूव करती है, लॉन्गर की तरफ मूव करती है, जिसको हम बोलते हैं हायर तो नहीं बोलेंगे, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। और लॉन्गर वेवलेंथ हम जानते हैं रेड की होती है, इसलिए हमने इसको बोल दिया रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट 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 कर रहा है, जा रहा है। अगर बैक शिफ्ट कर रहा है, जो कि जनरली किसकी वजह से करता है, ऑक्सोक्रोम की वजह से, अभी हमने बताया। अगर बैक शिफ्ट करता है ये, तो इसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, और यूवी विजिबल की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं हाइक्सोक्रोमिक शिफ्ट। हाइक्सोक्रोमिक बोलते हैं हाइक्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, लेकिन वेवलेंथ उतनी ही है पर एब्जॉर्बेंस अगर बढ़ रहा है, एब्जॉर्बेंस कब बढ़ेगा इसका, एब्जॉर्बेंस हम क्रोमोफोर डाल दें तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा, हम क्रोमोफोर डाल दें तो रेड शिफ्ट बढ़ती है, एब्जॉर्बेंस भी बढ़ता है। तो जब यदि इसका ओनली एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है, उस सिचुएशन में हम इसको बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ओके, और जब एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जब बढ़ रहा है तो हाइपरक्रोमिक, एब्जॉर्प्शन जब कम रहा है वेवलेंथ सेम है, एब्जॉर्प्शन जब कम हो रहा है वो वेवलेंथ जब शॉर्टर जा रही है तो हाइप्सो, वेवलेंथ जब लॉन्गर जा रही है तो मेथोक्रोमिक। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको कि आपको ध्यान देना है। अब इसके एप्लीकेशंस, तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो इसका यही है कि कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स के डिटेक्शन में काम आता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इससे हम कर सकते हैं कंपाउंड्स पे,
यानी कंपाउंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली। और इसके अलावा इसके जो एप्लीकेशंस हैं और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इससे हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं कंट्रोल तरीके से, इम्प्यूरिटीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं, और कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी काइनेटिक्स, उसकी स्पीड को हम पता कर सकते हैं इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। और साथ ही साथ इसमें हम एरोमेटिक, जैसे हमने बताया शुरू में, कॉन्जुगेटेड का कंपाउंड्स को भी हम बता सकते हैं, ओलिफिन्स के बारे में बता सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इससे हमें जानने में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत हेल्प मिलती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये थी हमारी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।